नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे आज राजा की कोई काट नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह रावगढ़ के राजा भी हैं और सियासत में उन्हें लोग राजा के नाम से भी जानते हैं। भोपाल से उनकी उम्मीदवारी के बाद भाजपा उनकी काट ढूंढ रही है। कभी साध्वी प्रज्ञा का नाम आता है, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, तो कभी इंदौर से विधायक रहे कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि वो भी भोपाल से चुनाव के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भाजपा के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा का भी यहाँ से नाम आता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो चर्चा में, लेकिन भाजपा के पास इस राजा को शह देने के लिए कोई चाल नहीं है कि उनकी मात हो पाए। हम बातचीत शुरू करेंगे दिग्विजय सिंह से, लेकिन बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के पास क्या प्लस है, भाजपा के पास क्या प्लस और माइनस है, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, श्री राकेश दुबे जी और श्री अनिल श्रीवास्तव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें उसके पहले हमारे पास कुछ भाजपा नेताओं के इस मामले में बयान भी है कि वो उम्मीदवारी को लेकर क्या कहते हैं। सुन लेते हैं भाजपा नेताओं की जुबानी। भारतीय जनता पार्टी केवल भोपाल नहीं 2900 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी और भोपाल सहित सारी सीटें हम जीतेंगे। बंटाढार रिटर्न है। देख, भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई चुनौती नहीं है। मैं किसी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देता। दिग्विजय लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। पार्टी जो सोचेगी सब लोग कह रहे हैं वो वो उम्मीदवार होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस जिनको इन सारी बातों से फर्क पड़ता है वो इसके बारे में चिंता करें। वो कहीं से भी चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने तो कहा कि वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अंदर आपस में चुनौती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। कि कोई भी लड़े दिग्विजय सिंह जी के सामने, दिग्विजय सिंह जी को हारना है और वो कमलनाथ जी और सिंधिया जी के षड्यंत्र में फंस गए। परिणाम सबको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी हारने वाले। तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है कि हमेशा दूसरों को फंसाने वाले आज खुद स्वयं फंस गए। वो तो राजगढ़ से लड़ना चाहते थे पर कमलनाथ जी ने उनको फंसा दिया। देखिए, मैं हरियाणा का प्रभारी था पर मैं सपना चौधरी जी को नहीं पहचानता था और उनका कोई वहाँ पर जनाधार है ऐसा नहीं मानता। हो सकता है कि वो कलाकार हो, डांसर हो। कल ही मैंने देखा उनको टीवी पे डांस वांस करते हुए। पर मतलब महिला के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए, पर वो कांग्रेस में गई है तो कांग्रेस के लायक है। मुझसे पूछा जाए कि कहाँ से लड़ना है तो मैं कहूँगा कि मैं भोपाल से लड़ना चाहूँगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ने का कुछ मज़ा अलग है अगर पूछा गया तो। नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 25 तारीख तक सारी सीट डिक्लेयर हो जाएगी और जीतू पटवारी जी ने भी अगर इच्छा जाहिर की तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के क्या हाल है। उनको मालूम है कि सरकार जाने वाली है तो मंत्री नहीं रहेंगे, कम से कम सांसद का ही चुनाव लड़ लें। इसलिए वो अपना राजनीतिक कोई पद मेरे पास रहे इसकी कोशिश कर रहे हैं, पर वो लड़ेंगे तो भी हारेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी तो भयंकर डिप्रेशन में। मुझे लगता है कि जब से ट्विटर शुरू हुआ है, ये पहले 2 दिन होंगे जब दिग्विजय सिंह जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। अपनी उम्मीदवारी को लेकर वो पूरी तरह से असंतोष की आग में झुलस रहे थे। वो चाहते नहीं थे भोपाल लड़े, क्योंकि उनको मालूम है परिणाम क्या होगा। भोपाल की जनता बंटाढार का बंटाढार करेगी। मध्य प्रदेश को पिछड़ेपन के गर्त में धकेलने वाले भोपाल में चुनाव लड़ने आए हैं। भोपाल की जनता बताएगी और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी प्रत्याशी से ही वापस हो जाएं। 2 दिन से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, 2 दिन से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पर कोई बात नहीं की। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि वो भोपाल से लड़ना नहीं चाहते थे और कमलनाथ जी ने एक ही तीर से बहुत सारे निशाने साध दिए हैं। अब भोपाल की जनता उनको बताएगी कि पाकिस्तान का समर्थन करना कितना भारी पड़ता है। सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सौभाग्य कि हमारे जो नेतृत्व है, जिन्होंने हम लोग इस लायक बनाया, हमारे बड़े भाई हैं,
और भोपाल से चुनाव लड़ेंगे तो एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान है और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और मुझे लगता है कि शिवराज जी जितने आज तक के रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्डों को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सब पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, लेकिन शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं तो सारी बातें यहाँ पर आकर गौण हो जाती हैं। सारी बातों पर जो है पूर्ण विराम लग गया है। शिवराज जी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भी हम जीतेंगे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि लॉइन बूढ़ा हो गया है, उसके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पंजों में नाखून नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। तो हमने सुना वर्तमान सांसद भोपाल के आलोक संजर से लेकर विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और खुद शिवराज सिंह जी क्या कहते हैं। रमेश शर्मा जी, सियासत में बड़बोलापन होता था पहले, कोई यदा कदा लोग कहा करते थे। कभी मुझे याद आ रहा है कि जब हम बहुत छोटे थे तब एक इंदिरा जी के खिलाफ लड़े थे चुनाव, जो बाद में मंत्री बने, राजनारायण जी, बड़ी बात करते थे। लोग अक्सर, हम बच्चे लोग थे तो उनकी बातों को सुनकर कई बार हंसते भी थे। हमें लगता है कि अब सियासत में ये हंसी मजाक वाली जो हल्की फुल्की बातें हैं, गंभीरता कम हो रही है। 29 की 29 सीटें जीतने की दोनों पार्टियां दावे कर रहे हैं। इसके पहले कभी पार्टियां ये नहीं कहती थी कि सारी सीटें हम जीतेंगे, यानी एक भी सीट ना तो वो छोड़ रहे हैं ना वो हारने की स्थिति में, जबकि हम देख रहे हैं कि नतीजे कितने उल्टे आते हैं। तो ये जो गपोड़ियों का संसार हो गया वो अलग है। लेकिन आपको बता दें कि जो सारा मसला है, दिग्विजय सिंह के दावेदारी उनके नाम की घोषणा के साथ बढ़ गया है। पूरी बीजेपी सिर्फ दिग्विजय सिंह पर बात कर रही है। आपको लगता है कि क्या राजा की कोई कार्ड, दिग्विजय सिंह की कोई कार्ड भाजपा के पास है? शिवराज सिंह का नाम चला, आलोक संजर ने बहुत साफ संकेत दे दिए कि शिवराज सिंह का नाम तय हो गया। ऐसा लगता है कि उनके नाम की औपचारिक घोषणा होना बाकी है ऐसा। लेकिन क्या आपकी बातचीत में यह भी शामिल हो कि राघवगढ़ वो लड़ने गए थे विधानसभा चुनाव 2003 में, शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के खिलाफ हार गए थे चुनाव। अब ये मौका है, अब ना राघवगढ़ है दिग्विजय सिंह का गढ़, ना बुधनी है जो शिवराज जी का अपना घर है। भोपाल अब उनका अखाड़ा है। इस अखाड़े में कौन जीतेगा कौन हारेगा अलग बात है, लेकिन पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बीजेपी कांग्रेस दोनों की। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों ही पार्टियों की बहुत प्रतिष्ठा है और भोपाल का चुनाव बहुत टफ होगा और बहुत रोचक होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक टिकट का है, हालांकि आलोक संजर जी ने ये कहा हुआ है, संकेत भी दिए हैं और मीडिया में भी आ रहा है, लेकिन भाजपा के टिकट तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक घोषणा ना हो जाए। भाजपा में कई बार घोषणा होते होते भी टिकट बदल जाते हैं, जैसे पिछली बार हमने विधानसभा में भी देखा। इस बार भी कुछ टिकट लोकसभा के ऐसे एंड टाइम पर जो घोषित हुए हैं, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में, वो आश्चर्यजनक भी हैं और अलग तरीके के टिकट भी हैं। तो इसी तरीके से भोपाल में पहले उम्मीदवार की घोषणा हो, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या स्थिति है। इसमें कोई शक नहीं, पिछले 2-3 वर्षों से दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की करवट आई है और जो उनकी पहले छवि नकारात्मक थी उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। फिर दिग्विजय सिंह जी बहुत सोच समझ करके, जिसको कहते हैं कि पीछे हट करके 2 कदम पीछे हट करके 3 कदम आगे बढ़ाना, उस मानसिकता के व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने भोपाल कहा है तो उन्होंने, आप इससे लगाइए कि दिग्विजय सिंह जी का, मैं इससे पक्ष में नहीं हूँ कि कमलनाथ जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको भेजा होगा। दिग्विजय सिंह जी इस कद के नेता हैं कि उनकी मर्जी के विरुद्ध इस समय कांग्रेस में किसी स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। एक रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत मीडिया में एक माहौल बना करके उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कराई है। तो मैं समझता हूँ अगर कमलनाथ ने बोला भी होगा कि दिग्विजय सिंह कठिन सीट से लड़ें, तो ये दिग्विजय सिंह से पूछ करके, बात करके, रणनीति के तहत ही बोला होगा। तो अभी तक जिस रणनीति पर कांग्रेस चल रही है, दिग्विजय सिंह चल रहे हैं, खासतौर से नर्मदा परिक्रमा के बाद से उनका एक एक कदम बहुत सधा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से भोपाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। परिणाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और भाजपा को इस समय तो चुनौती जैसी स्थिति खड़ी हो ही गई है। बिल्कुल। बातचीत के अगले दौर में एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। वो सवाल ये है कि कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह एक नेचुरल कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के। कमलनाथ चूंकि दिल्ली से आए हुए हैं और मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ही उनको गाइड कर रहे हैं। तो एक कांटा है ये कि कभी अगर बदलाव की बात होती तो दिग्विजय सिंह का नाम आएगा। एक बात ये कांग्रेस का साइड है, और बीजेपी का साइड है कि कभी भी जब सरकार बदलने की स्थिति होगी तो शिवराज सिंह उसके एक तरह से नेचुरल दावेदार हो जाएंगे। तो ये दोनों जो दावेदार हैं सीएम पद के, उनको दोनों पार्टियों के लीडर, दोनों पार्टियों का नेतृत्व विधानसभा
मैंने लोकसभा चुनाव लड़ाकर दिल्ली भेजना चाहता ताकि जो यहाँ टीम काम कर रही है वो निष्कंटक काम करे। ये भी एक पैच हो सकता है, पता नहीं कितना गलत। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ जी। दिग्विजय सिंह कभी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहेंगे। वो जिस मानसिकता के व्यक्ति हैं, इस वक्त वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर पार्टी कहेगी भी तो वो विनम्रता से पीछे हटेंगे। दिग्विजय सिंह अगर इस समय राजनीति करेंगे तो दिल्ली की करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब डर तो डर होता है, सबको लगता है कि ये पुराने खलीफा हैं दिग्विजय सिंह, कभी ऐसा ना हो कि कमलनाथ जी की जगह ये आ जाएं। अलग बात है कि आपने कहा कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है। राकेश जी, सारी बातें आपके सामने हैं, आपकी इस पूरे मामले में क्या रहा? दिग्विजय सिंह की दावेदारी से कांग्रेस की रणनीति शुरू हुई है और ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, दिग्विजय सिंह की जिस दिन से उम्मीदवारी की घोषणा हुई उसी दिन मैंने अपने कॉलम में इस बात को लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि कोई एक विकल्प है तो वो शिवराज सिंह है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिग्विजय सिंह सौजन्य की राजनीति भी करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा इसका उदाहरण है। विक्रम वर्मा और दिग्विजय सिंह के बीच में जो सौजन्य काल चला वो आज तक चला आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में दिग्विजय सिंह ये हैसियत के व्यक्ति हैं कि वहाँ ये कर सकते हैं कि ये सीट उनको वॉक ओवर मिल जाए, कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाए जिसके बारे में हम सब नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एक और नाम जो मीडिया में चल रहा है वो आएगा तो भोपाल का चुनाव वैसा हो जाएगा जैसा पहले कभी नहीं था। अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहाँ से टिकट दिया जाता है तो चुनाव पूरी तरह कम्युनल लाइन पर होंगे, और कम्युनल लाइन भोपाल की रिवायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को दोनों को अपने उम्मीदवारों के साथ भोपाल के माहौल के बारे में सोचना चाहिए। एक नाम और आ रहा है, हालांकि वो भी सोशल मीडिया पर है, शहनवाज को भी उतार सकती है बीजेपी यहाँ मैदान से। ये हालांकि हवाई नाम है, वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन शहनवाज भी हो सकते हैं। ऐसी एक अफवाह जो पंख लगाए उड़ रही है। देखिए, शाहनवाज खान या मुख्तार अब्बास नकवी दो नाम पहले भी चले थे, और उसके पहले चला करते थे सिकंदर बख्त का नाम भी चलता था। ऐसे नाम भी चले हैं, लेकिन भोपाल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने ऐसा प्रयोग नहीं किया जो प्रयोग इस बार हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये चुनाव जो है कांटे का होगा, शर्मा जी के अनुसार रोचक होगा, लेकिन मुझे जिस बात का डर है कि कम्युनल नहीं होना चाहिए। ठीक। अनिल जी, क्या लगता है आपको? राघवेंद्र जी, भोपाल का चुनाव तो बहुत मजेदार हो रहा है। आप देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत बाबूलाल गौर जी ने चुनौती देके करी कि आए दो हाथ हो जाए अगर दिग्विजय सिंह जी आते हैं। लगभग इसका मतलब कि बाबूलाल गौर जी को पहले मालूम हो गया था कि ये लड़ने वाले हैं। नहीं, उनको मालूम नहीं था। भोपाल में लगभग आधा दर्जन लोग दावेदारी कर रहे थे भोपाल सीट से। उसमें मौजूदा सांसद आलोक संजर भी थे, महापौर भी थे, बीडी शर्मा जी भी थे और स्वयं बाबूलाल गौर थे। उन्होंने इस चीज को इसलिए तूल दिया कि अन्य दावेदार यहां से पलायन कर जाएं दिग्विजय सिंह का नाम सुनकर, और मेरे लिए ये सीट वॉक ओवर मिल जाए तो मैं यहां से, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड थे। जैसा राकेश जी ने कहा कि उनके संबंध हैं, सुनिए तो, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही इनका टिकट फाइनल हुआ दिग्विजय सिंह जी का, सारे दावेदार पलायन कर गए। ना उमाशंकर गुप्ता कुछ बोल रहे, न बीडी शर्मा कुछ बोल रहे, न यहां तक के मौजूदा सांसद आलोक संजर भी ये कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान अगर देगी तो मैं लड़ लूंगा, अन्यथा मैं दावा नहीं कर रहा किसी प्रकार का। महापौर यहां से खिसक लिए, यहां तक कि बाबूलाल गौर भी ने भी अपने आप को विड्रा कर लिया। दिग्विजय सिंह बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं उन्हें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। उनका कद अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास वास्तविक स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्तर के कैंडिडेट को ढूंढ नहीं पा रही और बार बार उनका ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ जा रहा है कि एकमात्र वही विकल्प उनको नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस समय शीर्ष नेता द्वारा दरकिनार किए जा रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट नहीं होगा, ये भविष्य के घर में है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह भोपाल की सीट से काफी कर्रे साबित होंगे, काफी भारी साबित होंगे, यह मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन एक बात है कि दिग्विजय सिंह के जो गुरु हैं रमेश शर्मा जी और राकेश जी भी इस बात से इत्तेफाक रहेंगे, वो अर्जुन सिंह भी सौजन्यता की राजनीति बहुत करते थे और उनके संबंध सुंदरलाल पटवा से काफी अच्छे रहे। निश्चित बाद में पटवा जी से दिग्विजय सिंह के भी संबंध बहुत अच्छे रहे और वो अक्सर कैलाश जोशी और पटवा जी को बोलते थे, गुरुदेव आप तो आदेश करिए। मुझे याद है जब कभी फोन पर वो समय मांगते थे तो वो कहते थे मैं खुद ही आ जाता हूँ।
और कई बार मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह कैलाश जोशी और पटवारी के घर गए। तो स्वतंत्रता की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि ये भी उनका एक हथियार है। रमेश जी, स्वतंत्रता के चलते दिग्विजय सिंह कई बार अपने से जो विरोधी होता है बहुत तगड़ा, उसको भी पानी पानी कर देते हैं। ये जो उनकी सियासत का रंग है, क्या वो भी इसमें रंग दिखाएगा? ये निश्चित रूप से ये सारे रंग यहाँ पर होंगे। और चूंकि आपने एक बात कही तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और कैलाश जोशी जी एक बार चुनाव हार गए थे, कांग्रेस का एक व्यक्ति, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो विधायक बन गए थे। बावजूद उस पर वहां पर कोई तहसीलदार या एसडीएम था जिसको कैलाश जोशी चाहते थे, विधायक वहां से कांग्रेस का हटवाना चाहता था, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कैलाश जोशी जी के घर जाकर के कहा था कि नहीं, आपका अधिकारी वहां रहेगा। तो कुल मिलाकर के वाकई वो इस तरीके से सौजन्य की राजनीति करते हैं। एक चीज अगर आपकी अनुमति तो मैं जोड़ना चाहता हूँ, कैलाश जोशी का आपने नाम लिया तो मुझे कैलाश सारंग जी भी याद आए। कैलाश सारंग जी से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। वो घर गए थे, घर जाते मुख्यमंत्री वो थे दिग्विजय सिंह जी, और रास्ते में उनका घर पड़ता था कैलाश सारंग जी का। तो मुझे लगता है कि भोपाल में जो कायस्थ वोट है उस पर भी दिग्विजय सिंह की नजर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक, दलित ये वोट तो रहेंगे, और जो कायस्थ वोट है, मैं सिर्फ चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के भीतर कायस्थों की उपेक्षा हुई है, चाहे वो शत्रुघ्न से ना हो, चाहे वो यशवंत से ना हो। अगर भोपाल से टिकट कटता है आलोक संजर का, तो वो भी कायस्थ समूह से आते हैं। हमें लगता है कि कायस्थ वोट को भी दिग्विजय सिंह अपने पाले में अपनी चतुराई से, स्वतंत्रता से ला सकते हैं। ये उनमें कला है। ये निश्चित रूप से ये कला है और वोट का डिवीजन होगा। तो कुल मिलाकर के फिर वैसे भी अगर आप देख लें कि पिछली बार की तुलना में और इस बार की तुलना में अगर विधानसभा के गणित आप देखें तो भाजपा का जो वोट का परसेंटेज है बहुत मामूली अंतर रह गया है। मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास का अंतर रह गया है, जो कि करीब 3 लाख था। ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह जी का नाम जो है वो बहुत प्रभावशाली है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी और परिणाम इसमें कुछ भी हो सकता है। भाजपा को ये सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह का न केवल उम्मीदवारी भोपाल पर फर्क डालेगी, बल्कि उनका भोपाल से चुनाव लड़ने का प्रभाव इसके आसपास की 3-4 सीटों पर पड़ेगा। राजगढ़ पर भी पड़ेगा, विदिशा पर भी पड़ेगा, होशंगाबाद पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं कांग्रेस ने जो विधानसभा में एक रणनीति अपनाई थी कि सारी ताकत लगा करके सब पत्ते खोल करके सीटों को जीतना, ठीक वही की वही वो लोकसभा में भी वो रणनीति अपना रहे हैं। उनको जिस तरीके से अगर हम विधानसभा चुनाव के आधार पर करें तो 15-16 सीट पर कांग्रेस का झुकाव हमको दिखता है और 12-15 सीट पर भाजपा का झुकाव दिखता है। कांग्रेस की बराबर कोशिश होगी कि अगर 16 सीट वो ना ले सके, 10 से ऊपर का आंकड़े पर जरूर जाएं, ये उनकी बराबर कोशिश होगी और उसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। राकेश जी, एक लाइन जरूर जोड़ना चाहता हूं। दिग्विजय अगर राजगढ़ से लड़ते तो उनका राजगढ़ से लड़ने का प्रभाव आसपास की सीटों पर बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन भोपाल से लड़ने का प्रभाव आसपास की सीटों पर पड़ेगा और पूरा इलेक्शन फोकस में आ गया है और दिग्विजय सिंह उसके केंद्र में आ गए हैं। जी राकेश जी, एक चीज मैं इससे थोड़ी सी अलग हट के बोलना चाह रहा हूँ। मैंने जो कांग्रेस ने घोषणा की थी विधानसभा के दौरान कि वो 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, हमें लगता है कि वो 2 लाख के कर्ज के माफी के जब घोषणा पत्र हुआ था तब भाजपा ने कहा था कि ये संभव नहीं है और ये केवल बहलाने के लिए है। अब जो स्थिति निकल के आ रही है, 10 दिन में कांग्रेस ने 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया किसानों का। खुद मुख्यमंत्री के नाम के संदेश किसानों के पास जा रहे हैं। अब इसमें यह भ्रम तो पैदा हो गया है कि ये कर्ज माफ नहीं हुआ है, तो इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में माने कांग्रेस को वो समर्थन मिलने की संभावना कम है ग्रामीण क्षेत्र में जो उसे विधानसभा के दौरान मिल गया था। तो जैसा कि भोपाल की सीट को लेकर है, भोपाल लोकसभा सीट 3 लाख से ऊपर वोट से जीते थे। अब विधानसभा को अगर हम क्षेत्रवार देखें तो 60,000 की बीजेपी के पास बढ़त है कुल मिलाकर, लेकिन वो बढ़त घट सकती है उम्मीदवारी दिग्विजय सिंह के होने से। और कमलनाथ की सरकार ने जो कर्ज माफ नहीं कर पाई है उस वजह से वो भाजपा के पक्ष में बढ़ भी सकती है। ये दोनों साइड है, आपकी राय? देखिए, बीजेपी की लीड 63,000 है जी, जो अभी विधानसभा के उस पर प्रोजेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर अपने वोट बढ़ाने की स्थिति में कभी काम करेंगे तो ये उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी जो कर्ज माफ नहीं हुआ है। गांव-गांव से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भोपाल सीट में देहात का इलाका कम है, शहरी इलाका ज्यादा है। नहीं, भोपाल में शहरी इलाका कम है, लेकिन जो अन्य जो भोपाल की दूसरी सीटें हैं जो आसपास लगी हुई हैं जिनका की प्रभाव भोपाल से बात चलने पर होता है। जी। आप और हम टीवी पर जो बात करते हैं उससे गांव में भी राय बनती है। तो जो राय जो बन रही है वो राय जो हमारे पास उनका प्रतिफलन आता है वो ये आ रहा है कि गांव में निगेटिव फीडबैक है और ये कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। तभी शिवराज सिंह जैसे लोग 29 सीट की बात कर रहे हैं।
लिए उनका भी ऑप्टिमिस्टिक फिगर हो सकता है, लेकिन मेरा वो तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो मैंने भी- जब वो भी- मोदी वो तो लहर वो भी थी तब 29 उनके मान रहे हैं, पास वो भी 29 मान रहे हैं, 26 सीट थी, 28 27 थी, अब वो 29 कर रहे हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कई बार गप्पे चलने लग जाती ये है। ऑप्टिमिस्टिक फिगर है और ये ऑप्टिमिस्टिक फिगर नहीं है। बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कांग्रेस की सीटें जो वर्तमान है उससे दुगनी हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अनिल जी आपकी इसमें क्या राय है? नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि निश्चित कांग्रेस को थोड़ा सा किसानों का विरोध तो सहना पड़ेगा, क्योंकि किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं और 10 दिन का वादा होकर आज इतना समय हो गया और निश्चित बात है इसका खामियाजा कांग्रेस को तो भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके कांग्रेस ये कहने में जरूर सफल होगी कि चुनाव आचार संहिता लग गई या बीच में लंबा चौड़ा कोऑपरेटिव बैंकों में घोटाला था जिस कारण हम लेट हुए, फिर भी कांग्रेस को थोड़ा नुकसान। हाँ, वो डेंट तो पड़ गया किसानों में, ये भ्रम चला गया कि पता नहीं लोकसभा के बाद अब ये कर्ज माफ होता कि नहीं होता है कि नहीं, तो इसका ये थोड़ा नुकसान तो जरूर भुगतना होगा। पड़ेगा, निश्चित लेकिन भुगतना भोपाल से दिग्विजय सिंह की दावेदारी मजेदार होगी, दिलचस्प होगी, रोचक होगी और ये पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का सबब बनेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह खड़े हुए और भाजपा अभी तक उनकी काट ढूंढ नहीं पा रही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हम बाखबर के इस रंग को समेटते और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज आपसे बात करेंगे हम एक बार फिर पानी के संकट को लेकर। जल संकट की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी आने वाली है और ये संकट और दिन ब दिन गहरा होता जाएगा। दुनिया भर में जल संकट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की लोग बात कर रहे हैं। रिसर्च में दावा किया गया कि दुनिया के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा पानी की कमी हो रही है वह है भारत का उत्तरी भारतीय इलाका। इस जल संकट का केंद्र बिंदु दिल्ली है, जहां से ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 32 क्यूबिक किलोमीटर पानी हर साल खत्म हो रहा है, जो सामान्य से कहीं बहुत ज़्यादा है। जल संकट से जो उत्तर भारत जूझ रहा है उसकी रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रतिदिन जल संकट बढ़ रहा है। शोध के मुताबिक कुछ ही हिस्से में मानसून रिकवर कर पाता है। रिसर्च करने वाले नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके निदेशक वीरेंद्र एम तिवारी का दावा है कि गर्मियों में यह जलस्तर और भी नीचे जाएगा। सूखे वर्ष में उत्तरी भारत में यह समस्या 100 क्यूबिक किलोमीटर तक चली जाएगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया के निर्देश किया उनकी जो सूचना है या जो उनका माने शोध है उसके मुताबिक भूजल का दोहन 70% तेजी से नीचे जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 1990 के दशक में हर साल 172 क्यूबिक किलोमीटर पानी की खपत हुई थी। बढ़ती जनसंख्या की तुलना में हर साल जल स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। इन सब से अहम और चिंता की बात यह है कि इस तरह की कई पर्यावरणीय समस्याओं का केंद्र दिल्ली है। पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, मिट्टी खराब हो रही है, मानव जाति और प्रकृति पर इसका बेहद खराब असर पड़ रहा है। पिछले साल नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक देश के कई मेट्रो शहरों में 2020 तक जल स्तर खत्म होने के हालत में पहुंच जाएगा। दिल्ली का हर साल पीने का पानी, उद्योग की ज़रूरत और घरेलू ज़रूरतों के लिए 1 क्यूबिक किलोमीटर पानी की जो आवश्यकता होती थी वो भी नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर ये इतनी ज़रूरत है। तो बाखबर आज हमने आपसे शेयर किया है जल संकट, जो हम आपसे लगातार गर्मी के मौसम में करेंगे, बारिश में भी करेंगे, ताकि बारिश के मौसम में आप पानी को सह सकें, ताकि वो आपको सर्दियों में और गर्मियों में काम आ सके। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।